नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन हिस्ट्री एफएम। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 1। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल कहलाता था। संभवतः इस क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता के कोसा की प्रचुरता के कारण इसे कोसल संज्ञा प्राप्त हुई। कोसा आज भी छत्तीसगढ़ की पहचान है। इतिहासकार प्यारलाल गुप्त के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की माता कौसल्या कोसलाधीश की पुत्री थी और बिलासपुर का कोसला ग्राम यहाँ की राजधानी थी, अर्थात छत्तीसगढ़ की दक्षिण कोसल अभिधा कम से कम उतनी ही प्राचीन है जितनी रामकथा। इस प्रकार रामायण काल से ही प्रदेश की एक पृथक भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान थी। तब से लगभग 17वीं शताब्दी तक इसे दक्षिण कोसल कहा जाता रहा। ऐतिहासिक काल में ये क्षेत्र सर्वप्रथम मौर्य, फिर सातवाहन, गुप्त, वाकाटक साम्राज्यों का अंग रहा। इसके बाद यहां नलवंश की दक्षिणी हिस्से में और अंततः सोमवंशियों की स्वतंत्र सत्ता कायम हुई। सिरपुर के सोमवंशियों के पतन के बाद कलचुरी यहां के अधिपति बने। 16वीं शताब्दी तक कलचुरियों की सत्ता क्षीण होने पर मंडला के गोंडवाना राज्य का कुछ समय तक यहां कुछ हिस्से में, रतनपुर को छोड़कर शेष भाग में आधिपत्य रहा। अंत नागपुर के भोंसला राज्य ने छत्तीसगढ़ को 1741 ई में मराठा राज्य का अंग बना लिया। इस अवधि तक हमें इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल अथवा रतनपुर राज्य, मुगल काल में अबुल फजल ने रतनपुर राज्य संबोधित किया है, मिलता है। दक्षिण कोसल को संभवतः मराठा काल में ही गढ़ों की संख्या अथवा अधिकता के आधार पर बंदोबस्त के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं सदी में खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलराम राव द्वारा 1497 ई में किया जाना प्राप्त होता है। किंतु इतिहास में छत्तीसगढ़ की स्वतंत्र राजनैतिक सांस्कृतिक सत्ता की कल्पना कवि गोपाल मिश्र द्वारा सर्वप्रथम की गई प्रतीत होती है। ये राजा राज सिंह 1689 से 1712 ई के राजाश्रय में थे। इन्होंने अपनी कृति खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग था। इसके बाद तवारीखे है वंशीय राजाओं की एवं रतनपुर का इतिहास लिखने वाले बाबू रेवाराम ने 1896 ई में विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में इस राज्य को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी है। वस्तुतः मराठों के आगमन के पश्चात छत्तीसगढ़ एक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाने लगा था। मराठों ने पहले इसे अपना एक सूबा बनाया। राजकुमार बिंबाजी 1758 से 87 के बाद 1818 ई तक मराठा सूबेदार ही यहाँ के शासक थे। बिंबाजी के समय बस्तर में महान हलवा क्रांति 1773 से 79 ई हुई, जिससे निपटने राजा को मराठा सैन्य सहायता हेतु विवश होना पड़ा, जिसने राजा दरियादेव 1777 से 1800 ई को मराठों का राजनिष्ठ बना दिया। सैन्य सहयोग के प्रभाव में हुई 6 अप्रैल 1878 ई की संधि, जिसमें 59,000 रुपए की वार्षिक टकोली सम्मिलित थी, ने बस्तर राज्य को मराठों की अधीनता में ला दिया। अब नागपुर राज्य की दृष्टि में बस्तर भी छत्तीसगढ़ सूबे का अंग था और यहां से अन्य जमींदारियों की भांति उन्हें निश्चित टकोली प्राप्त होती थी। इस तरह संपूर्ण दंडकारण्य अर्थात स्वतंत्र बस्तर राज्य छत्तीसगढ़ का अंग बन गया। कालांतर में बस्तर के राजाओं ने मराठा सत्ता की अवमानना के प्रयास किए, जिससे भोंसलों को टकोली हेतु युद्ध भी करना पड़ा। 1818 से 1854 ई तक छत्तीसगढ़ में नागपुर से भेजे गए जिलेदार सत्तासीन रहे एवं 1818 से 1830 ई के मध्य ब्रिटिश नियंत्रण के साथ वे 1854 ई तक यहाँ राज्य करते रहे। 1854 से 55 ई में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। जब 1861 ई में मध्य प्रांत का गठन हुआ, तब छत्तीसगढ़ इसके 5 संभागों में से एक था। 1905 में इसके एक जिले संबलपुर, उड़िया भाषी क्षेत्र
को तत्कालीन बंगाल प्रांत के ओडिशा में तथा सांस्कृतिक समानता के कारण बंगाल के छोटा नागपुर, बिहार के अंतर्गत आने वाली 5 रियासतों जशपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगबखार व कोरिया को मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया। इस तरह वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र 1905 में बन गया था। इस समय संपूर्ण क्षेत्र में कुल 14 रियासतें थी। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की स्पष्ट कल्पना करने वाले व्यक्ति थे विद्वान, साहित्यकार, दलित विचारक, स्वतंत्रता सेनानी पर सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र खींचते हुए इसे इस प्रकार परिभाषित किया था, जो भूभाग उत्तर में विंध्य श्रेणी व नर्मदा से दक्षिण की ओर इंद्रावती व ब्राह्मणी तक है, जिसके पश्चिम में वैनगंगा बहती है और जहां पर गढ़ नामवाची ग्राम संज्ञा है, जहां पर सिंह बाजा का प्रचार है, जहां स्त्रियों का पहनावा, वस्त्र प्रणाली प्राय एक वस्त्र रहे तथा जहां धान की खेती होती है, वही भूक्षेत्र छत्तीसगढ़ है। उनकी ये पांडुलिपि एक राजनैतिक दस्तावेज है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचारकों के विवेचनार्थ एक समर्थ सामग्री है। इन्हें गांधी जी ने अपना गुरु अछूतोद्धार के क्षेत्र में स्वीकार किया था। आतप शर्मा का राज्य में वही स्थान है जो गांधी जी का भारत राष्ट्र में है। असहयोग आंदोलन के ठीक पूर्व पर शर्मा के कंडल सत्याग्रह की सफलता ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्र के राजनीतिक नक्शे में अंकित किया। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जागृति से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित चोटी के अनेक राजनेताओं ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक यात्राएं की। इन घटनाओं से देश में छत्तीसगढ़ की पृथक एवं स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई एवं अब पृथक राज्य का दावा स्थापित हो चुका था। आज की महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह आगे भी और वीडियो बनाते रहें। 1. प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? 2. इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त के अनुसार माता कौशल्या के पिता कोसलाधीश की राजधानी कहाँ थी? 3. ऐतिहासिक काल में इस क्षेत्र पर सर्वप्रथम किस साम्राज्य का आधिपत्य रहा? 4. साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि दलराम राव किस राज्य के चारण कवि थे? 5. कवि गोपाल मिश्र ने अपनी किस कृति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था? 6. मुगल काल में अबुल फजल ने इस क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? 7. बस्तर में प्रसिद्ध हलवा क्रांति 1773 से 79 ई किस मराठा शासक के समय हुई थी? 8. किस वर्ष संबलपुर जिले को ओडिशा में और छोटा नागपुर की 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में मिलाया गया, जिससे छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र बना? 9. वर्ष 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्पष्ट रेखाचित्र खींचने वाले विद्वान कौन थे? 10. रायपुर जिला परिषद ने किस वर्ष एक संकल्प पारित कर मध्य प्रांत से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की थी? तो दोस्तों, आज के लिए बस उतना ही। इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्ते।